नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम निशान स्वराज है और आप देख रहे हैं रोजगार की जुगाड़ क्लासेस, जहां आपको मिलता है जनरल कम्युनिकेशन का सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको कुछ दिन पहले आपको अनुच्छेद 32 का वीडियो अपलोड हो गया होगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें और आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि आखिरकार कैसा लगा, और इसके अलावा कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं। और बहुत सारा कमेंट बॉक्स में बच्चा स्टूडेंट कहता है कि सर स्टैटिक जीके स्टार्ट कीजिए, स्टैटिक जीके स्टार्ट कीजिए। तो मेरा मानना है कि आप स्टैटिक जीके में जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दें, और आपके कमेंट बॉक्स के अनुसार जिसका ज़्यादा वोट आएगा उसको जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाएगा। तो बिना समय को गवाए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। जैसा कि आपको डेट यहाँ नज़र आ रहा है, डेट आपका है यहाँ पर 8 सितंबर। तो 8 सितंबर 2025 तक करंट अफेयर क्या होगा। और यार है सर, करंट अफेयर क्लास सिर्फ करंट अफेयर नहीं, करंट अफेयर को पढ़ना इस तरह है कि उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का जानकारी आपको मिले। और अंत तक आते आते, आज का क्लास के अंत तक आते आते आप खुद बताइएगा आपने करंट अफेयर के माध्यम से क्या क्या जानने की कोशिश किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलिए, पहला सवाल बहुत अच्छा सवाल है सर, क्योंकि आपको पता है बुक एंड ऑथर से, लेखक एवं पुस्तक से एक सवाल तो आना कंफर्म है। और इसका अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें जितना भी बुक 2025 में इंपॉर्टेंट बुक है जो लिखा गया है किसी न किसी राइटर के द्वारा, उसका एक वीडियो, कंप्लीट वीडियो आपका मिल जाएगा। चलिए पहले हम देख लेते हैं, 2 दिन पहले इसका विमोचन हुआ है इस पुस्तक का। सवाल क्या है, पुस्तक मदर मेरी कम्स टू मी। मदर मेरी, आपको पता है मदर मतलब माता होती है, और मेरी क्या है, माँ का नाम था, उनकी माँ का नाम था जिस राइटर के द्वारा लिखा गया है। पुस्तक मदर मेरी कम्स टू मी किसने लिखा है। ये एक महान लेखिका की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। तो ऑप्शन में सलमान रुश्दी नजर आ रहा है, अरुंधति रॉय नजर आ रहा है, शोभा डे नजर आ रहा है, चेतन भगत। चारों कहा जाता है सर महान लेखक है, चारों लेखक है, चारों का पुस्तक अपने आप में महान है। तो इसका जो आंसर है वो है अरुंधति रॉय। इसका जो आंसर है वो क्या है, अरुंधति रॉय। यानी अरुंधति रॉय ने अपनी माँ और अपने के बीच एक प्यारा संबंध बताया है, कैसे उनके रिश्ते में प्यार रहा, फिर बीच में खटास आ गया, फिर प्यार रहा, अब उनकी माँ नहीं रही है, तो उनकी माँ का ही नाम था मैरी, इसीलिए इसका नाम है मदर मेरी कम्स टू मी। तो यार है सवाल आएगा, मदर मेरी कम्स टू मी के लेखक कौन है, अरुंधति रॉय। या अरुंधति रॉय ने जो अपनी हाल ही में आत्मकथा लिखी है उसकी टाइटल क्या था, उसका शीर्षक क्या था, मदर मेरी कम्स टू मी। चलिए अरुंधति के रॉय के बारे में जान लेते हैं सर। अरुंधति रॉय ने, ये चारों लेखक के बारे में हम जानेंगे, चारों लेखक के बारे में जानेंगे, एक एक करके हम जानते हैं। अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय ने और भी पुस्तक लिखी, जैसे फॉर एग्जाम्पल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और आपको बता दें सर, इस बुक के लिए इनको 1997 में बुकर प्राइज मिला, बुकर प्राइज मिला। लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कहा जाता है बुकर पुरस्कार को। और बुकर पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 1969 में, 1969 में। तो कभी ये मत सोचिएगा कि बुकर प्राइज इनको मिला 1969 में, ये बुकर प्राइज की शुरुआत 1969 में हुई। और अरुंधति रॉय को किस पुस्तक को बुकर प्राइज मिला है, वो पुस्तक का नाम क्या है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। कब इनको बुकर प्राइज मिला, 1997 में। और ये बुकर प्राइज जो है साहित्य के क्षेत्र में मिलने वाला सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है। यानी आप बोल सकते हैं साहित्य के क्षेत्र में एक तरह का नोबेल पुरस्कार मिलता है, क्या कहते हैं उसको, बुकर प्राइज। कब से आरंभ हुआ, 1969 में आरंभ हुआ। और अरुंधति राय का एक और प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, अटमोस्ट हैप्पीनेस। यानी 2 फेमस किताब है, दोनों की फेमस किताब आपका प्रीवियस सेशन। तो अरुंधति राय ने मदर मैरी कम्स टू मी, तो 2025 में पब्लिश हुआ है सितंबर में, जो कि इनका आत्मकथा है। इसके अलावा 2 किताब इन्होंने और लिखा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग और मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। द किस पुस्तक के लिए इनको बुकर प्राइज मिला, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए इनको बुकर प्राइज मिला। कब मिला, 1997 में मिला। और बुकर प्राइज की शुरुआत कब हुई, 1969 में। चलिए अब हम सलमान रुश्दी के बारे में जान लेते हैं। अब हम जानते हैं सलमान रुश्दी, एक और भारत के महान लेखक हैं, लेकिन अब तो भारत में रहते नहीं हैं, अब इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड की नागरिकता धारण कर ली है। तो हम पढ़ते हैं सलमान रुश्दी के बारे में।
कि इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है। किताब सर अरुंधति रॉय ने भी बहुत किताब लिखा है, 20 से 25 किताब लिखा है। सलमान रुश्दी ने भी 20 से 25 किताब लिखा है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि कौन एग्जाम में आता है, कौन उनका जो पुस्तक है जो हाईलाइट हो गया है वर्ल्ड लेवल पर, तो हमको उस पुस्तक पे ज़्यादा फोकस करना है। तो सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन कौन है, तो जान लेते हैं। एक तो है मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट चिल्ड्रन। इस पुस्तक को 1981 में बुकर प्राइज मिला था, बुकर प्राइज मिला था। यानी आप कह सकते हैं कि अरुंधति रॉय को भी बुकर प्राइज मिला, सलमान रुश्दी को भी बुकर प्राइज मिला। तो अरुंधति को किस पुस्तक के मिला, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला, कब 1997 में। और सलमान रुश्दी को मिला 1981 में, किस पुस्तक के लिए, मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। इनका और भी फेमस पुस्तक है, चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं। द सैटेनिक वर्सेस। कहा जाता है सर इस पुस्तक के बारे में इस्लाम में कुछ गलत बातें लिखा गया था, इसीलिए इन पर जानलेवा हमला भी हुआ था। और ये जो बुक है वो इंडिया में बैन है, वो इंडिया में बैन है, जिसका नाम क्या है, द सैटेनिक वर्सेस। कौन लिखा है, सलमान रुश्दी ने लिखा है। ठीक है, अगला विक्ट्री सिटी, विक्ट्री सिटी ये सबसे लेटेस्ट किताब है, ये 2023 में पब्लिश हुआ है, 2023 में ये किताब पब्लिश हुआ है। तो सलमान रुश्दी की 3 पुस्तक जान लिए। एक तो सबसे फेमस इसीलिए क्योंकि इस पुस्तक को बुकर प्राइज मिला, पुस्तक का नाम क्या है, मिडनाइट चिल्ड्रन, द सैटेनिक वर्सेस और विक्ट्री डे। अगर हम शोभा डे का बात करें तो शोभा डे बहुत ज़्यादा पुस्तक तो नहीं लिखी, एक ही पुस्तक है जो एग्जाम में खूब आता है, शोभा डे का। और शोभा डे का जो पुस्तक है उसका नाम है स्पीड पोस्ट, उसका नाम क्या है, स्पीड पोस्ट। और इनको कोई बुकर प्राइज नहीं मिला, इसीलिए ऐसा नहीं कि जो भारत का होगा उसको बुकर प्राइज मिलना जरूरी है, ये किताब पे डिपेंड करता है। तो शोभा डे ने पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या है, स्पीड पोस्ट। इन्होंने एक ही पुस्तक लिखी और खूब एग्जाम में आता है। स्पीड पोस्ट के लेखक कौन है, वो है शोभा डे। चलिए अब आते हैं कौन, चेतन भगत। अब आते हैं चेतन भगत। आपको पता है सर हाफ गर्लफ्रेंड हो गया, टू स्टेट हो गया, 3 इडियट हो गया, ये जो तीनों पुस्तक का नाम बताए हैं ये किनके किताब पे लिखा गया है, बना है, वो है चेतन भगत। चेतन भगत ने जो पुस्तक लिखी है उस पर आपने मूवी देखा है, ठीक है, भगत। इन्होंने कौन कौन सा पुस्तक लिखा सब हम यहाँ पर लिख देते हैं। इनका जो लेटेस्ट पुस्तक है जो 1 अक्टूबर में रिलीज होगा, सोचिए 1 अक्टूबर में रिलीज होगा, हम पहले यहाँ पढ़ा रहे हैं 1 अक्टूबर में रिलीज होगा ये पुस्तक, और अभी चल रहा है आपका 8 सितंबर, यानी अभी भी आपके पास 22 दिन है किताब को इनोग्रेशन करने के लिए, लेकिन पहले से ही यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं आपको। चेतन भगत 12 years my messed up लव स्टोरी, लव स्टोरी ये बुक का नाम है 12th ईयर, और ये क्या है, उसका टाइटल है 12th ईयर माई मेस्ड अप लव स्टोरी। किसके द्वारा लिखा गया है, चेतन भगत के द्वारा। इसके अलावा हाफ गर्लफ्रेंड, इस पर मूवी बना है, श्रद्धा कपूर है उसमें, फ्रेंड, 2 स्टेट्स आलिया भट्ट है इसमें, और 5 पॉइंट समवन, 5 पॉइंट समवन, इसी पर 3 इडियट बना है सर, इसी पुस्तक पे 3 इडियट बना है। और भी किताब है, 1 नाइट एट कॉल सेंटर, बहुत सारे किताब है, लेकिन चेतन भगत के द्वारा जो फेमस किताब ये तो अभी तक मार्केट में बुक आया भी नहीं है, 12 ईयर माई मेस्ड लव स्टोरी। दूसरा बुक का नाम है हाफ गर्लफ्रेंड, तीसरा बुक का नाम है 2 स्टेट्स, और चौथा बुक का नाम है 5 पॉइंट समवन, जिस पर आपका राजकुमार हिरानी का एक फेमस पुस्तक मूवी बना है जिसका नाम है आपका 3 इडियट्स। तो अब देखिए सर सवाल मेरा क्या था कि पुस्तक मदर मेरी कम्स टू मी किसने लिखा है, इसका आंसर क्या था, अरुंधति। तो अरुंधति के रॉय के अलावा सलमान रुश्दी ने कौन सी पुस्तक लिखी, सब लिख दिए हैं। शोभा डे ने कौन सी पुस्तक लिखी, सब लिख दिया गया है। और चेतन भगत ने कौन सी पुस्तक लिखी है, सब लिख दिया गया है। और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप नोट करें या नोट ना करें, PDF में आपको भेज दिया जाएगा, एक बार आप इसको देख लीजिए। अब इसको एक बार देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट एकदम लें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं सर कि आपको ये क्लास कैसा लगा, और जितना हो सके सर शेयर करें, शेयर से थोड़ा सा मोटिवेशन आता है। चलिए अब आते हैं अगले सवाल की ओर, अब आते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 में कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया था। देखिए आपको पता है सर भारत में जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वो कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। और 5 सितंबर को जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं, और अभी कौन है, द्रौपदी मुर्मू, अभी कौन है,
द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू क्या कहती हैं, भारत की राष्ट्रपति क्या कहते हैं, देश में जो भी शिक्षा क्षेत्र में काम किए हैं, महिलाओं के प्रति, आपका निम्न जाति के प्रति लोगों को जागरूक करना, स्कूल आइए डिजिटल शिक्षा दीजिए, कोई 130 किलोमीटर दूर जाके पढ़ाने जा रहा है, कोई नदी को पार करके पढ़ाने जा रहा है, तो ये हर साल दिया जाता है 5 सितंबर को। कहा जाता है शिक्षा क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है, क्योंकि आपको दिया किसके द्वारा जा रहा है, वो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जा रहा है। तो ये सवाल है कि 2025 में राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025 में कितने शिक्षकों को ये प्रदान किया गया था। ये प्रदान किया गया था कितना, 45 शिक्षकों को। ये कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया था, 45 शिक्षकों को प्रदान किया गया था। इसमें क्या है, राज्य स्तरीय, उससे पहले जिला स्तरीय और फिर राष्ट्र स्तरीय चयन किया जाता है। यानी पहले वोटिंग होता है कि जिला लेवल पे कौन काम नाम कमाया, राज्य स्तर में कौन काम नाम कमाया और राष्ट्रीय स्तर पे कौन नाम कमाया शिक्षा क्षेत्र में योगदान के लिए। और एक पता चला कि टोटल पूरे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें चयन हुआ आपका 45 टीचर का, जिसमें आपके 24 जो थे वो मेल टीचर थे और 21 जो थे वो फीमेल टीचर थे। यानी मेल और फीमेल का अनुपात ध्यान में रखा गया था। बराबर नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। तो हमेशा याद रखिए सर, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार यानी इन लोग को दिल्ली बुलाया गया था राष्ट्रपति भवन में, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया। तो याद रखना है, बड़ा सिंपल सवाल, इस सवाल में कोई दम नहीं है ज़्यादा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 में कितने शिक्षकों को ये प्रदान किया गया, वो है 45। क्या है शिक्षक कि शिक्षा क्षेत्र में जो योगदान देते हैं, असराहनीय योगदान देते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। चलिए इस सवाल को आप आराम से देखिए। अब आते हैं तीसरा नंबर सवाल की ओर। सवाल बड़ा प्यारा है, आराम से पढ़िए। तो विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप, इंग्लिश में कहेंगे वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हो रहा है, यानी इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, यानी अभी आयोजन हो चुका है। तो इसका आंसर है आपका इंग्लैंड। इसका जो सवाल का आंसर होगा वो क्या होगा, इंग्लैंड होगा। तो जानते हैं इंग्लैंड में कहाँ, इंग्लैंड में एक शहर है जिसका नाम है लिवरपूल, वहीं पर इसका आयोजन हो रहा है। तो कहाँ हो रहा है, तो इंग्लैंड में हो रहा है। इंग्लैंड के किस शहर में, लिवरपूल शहर में हो रहा है। चलिए थोड़ा सा इंग्लैंड के बारे में जानते हैं। इंग्लैंड की राजधानी क्या है, वो है लंदन, इतना तो आपको पता होगा। और लंदन जो है जिस नदी पर है, जल्दी बताइए, नदी का नाम है टेम्स। नदी का नाम क्या है, टेम्स है। आपको पता है इंग्लैंड के जो अभी राजा हैं, क्योंकि वहाँ राजा चलता है, वहाँ राष्ट्रपति होता नहीं, वहाँ प्रधानमंत्री होता है और राजा मोनार्क होता है, ठीक है। वहाँ जो मोनार्क है यानी राजा जो है वो है अभी चार्ल्स तृतीय, ये वहाँ के राजा हैं। तो इंग्लैंड के मोनार्क यानी राजा कौन है, चार्ल्स तृतीय। और इंग्लैंड के वर्तमान में पीएम है, उसका नाम है कीर स्टारमर। क्या नाम है, कीर स्टारमर। इंग्लिश में लिखते हैं KEIRSTARMER, ठीक है। तो वर्तमान में इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, कीर स्टारमर। राजा का नाम क्या है, चार्ल्स तृतीय। लेकिन आपको पता है कि इंग्लैंड के पहले पीएम का नाम क्या था, बड़ा प्यारा नाम है सर, उनका नाम है रॉबर्ट वालपोल। याद रखे सर, 1721 में बने थे। तो हमेशा याद रखना है, खूब आया भी है। इंग्लैंड के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, रॉबर्ट वालपोल। अभी का तो इंसान फिर भी करंट अफेयर के रूप में याद रख सकता है कि वर्तमान में इंग्लैंड के पीएम का नाम है कीर स्टारमर, राजा का नाम है चार्ल्स तृतीय। लेकिन आपको याद रखना है कि इंग्लैंड के पहले पीएम का नाम क्या था, रॉबर्ट वालपोल। कब बने थे ये, 1721 से बने थे। चलिए और भी इनके जो फेमस प्रधानमंत्री, क्योंकि सर हम लोग आज़ाद जो हुए हैं किससे हुए हैं, इंग्लैंड से हुए हैं। तो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री होते थे वो भारत में नीति बनाते थे, पॉलिसी बनाते थे कि भारत का क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपको पता है सर 1857 का विद्रोह हुआ था, 1857 का विद्रोह। तो उस समय वहाँ के यानी इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, खूब आया है। इसके बाद चोड़ा लुसेंट है, दृष्टि आइए से किताब है, आपको पता है ये सवाल बहुत आता है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के या इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था। तो इसका नाम है पामस्टन। इसका नाम क्या है, लॉर्ड पामस्टन नाम है। तो याद रखना है कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था, लॉर्ड पामस्टन। और एक बात याद रखना है और सबसे जरूरी बात है,
जब देश आजाद हो रहा था, यानी हम बात करते हैं 1947 का, कि भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 में। आखिर क्या 15 अगस्त 1947 को इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था? उसका नाम था क्लीमन एटली। उसका नाम क्या था? क्लीमन एटली। और ये किस पार्टी के थे? ये थे लेबर पार्टी के। ये किस पार्टी के थे? लेबर पार्टी के थे। जैसे अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किस पार्टी के? बीजेपी के। उसी तरह 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री का नाम क्या था? क्लीमन एटली। और किस पार्टी के थे? लेबर पार्टी के थे। तो आपको ये सवाल था विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हो रहा है? इंग्लैंड। सही जवाब था इंग्लैंड में। कहाँ? लिवरपूल में। इंग्लैंड की राजधानी लंदन। लंदन किस नदी पर है? टेम्स नदी पर है। राजा का नाम क्या है वर्तमान में? चार्ल्स III। वहीं प्रधानमंत्री का नाम है कीर स्टारमर। पहले प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था? रॉबर्ट वॉलपोल। कब बने थे? 1721 में। वहीं 1857 के विद्रोह, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा आंदोलन था, तो उस समय कौन थे? लॉर्ड पामस्टन। और जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो कौन थे? क्लीमन एटली। क्लीमन एटली। तो आज का मेरा सवाल है जो कमेंट बॉक्स में आप सबको देना है, तो आप ये बताइए, जब दांडी मार्च हुआ था आपका 1930 में, उस समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था? फिर से मेरा सवाल सुन लीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। कमेंट सवाल मेरा फिर से सुन लीजिए कि 1930 में दांडी मार्च हुआ था, जिसको आप सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहते हैं। उस समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? और याद है सर, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में वही प्रधानमंत्री थे। आपको इतना हिंट देते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आना चाहिए कि आखिरकार कौन है। अगर आपको नहीं पता है तो शर्माने वाली बात नहीं है सर। नहीं जानना कभी भी शर्म की बात नहीं है, लेकिन नहीं जानने की इच्छा रखना ये निश्चित तौर पर एक शर्म की बात है। तो आराम से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, आप सर्च मार के जवाब दीजिए, लेकिन जवाब दीजिए। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा, तो जल्दी से इसको देख लीजिए, जल्दी इस सवाल को देख लीजिए। तो चलिए अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेघालय सरकार ने पर्यटन विज्ञान की पहल के तहत, ठीक है, यहाँ विभाग होगा, पर्यटन विभाग की पहल के तहत कौन सा विशेष कैलेंडर 2025 में लॉन्च किया? यानी मेघालय सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक स्पेशल कैलेंडर लॉन्च किया, क्योंकि उस प्रॉपर मंथ में कई सारा त्यौहार मनाया जाता है मेघालय में। इसीलिए सरकार का कहना है कि हम एक कैलेंडर लॉन्च कर देते हैं और पूरे इंडिया के लोग जो हैं वो उस कैलेंडर को देखेंगे और मेघालय घूमने आएंगे। तो अब सवाल ऑप्शन क्या क्या है? विंटर कैलेंडर, स्प्रिंग कैलेंडर, समर कैलेंडर और ऑटम कैलेंडर। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑटम कैलेंडर। इसका जो आंसर है वो आपका है, आपका क्या है? ऑटम कैलेंडर है। चलिए अब ऑटम अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता देते हैं। ऑटम, ऑटम मतलब होता है आपका शरद ऋतु। ऑटम मतलब क्या होता है? शरद ऋतु। शरद ऋतु मतलब क्या है? ना तो गर्मी, ना गर्मी और ना ठंडा का एहसास होता है। यानी ये बात कर रहा है सितंबर से अक्टूबर, सितंबर से अक्टूबर जो अभी चल रहा है, अभी जो मौसम है उसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ऑटम और हिंदी में कहते हैं शरद ऋतु। जब ठंडा का जो प्रवेश होना लगता है तो उसे हम लोग कहते हैं शरद ऋतु या ऑटम कहते हैं। तो यही स्पेशल कैलेंडर जारी किया गया है और कौन कौन सा त्यौहार बताया गया है कि ये सब त्यौहार होगा। और यार सर जो भी त्यौहार लिखाएंगे वो आपका एग्जाम में आया होगा, खासकर एसएससी के एग्जाम में, एमटीएस सीएचएसएल में खूब त्यौहार आता है। तो आप मेघालय से संबंधित कौन कौन त्यौहार है, मेघालय से संबंधित कौन कौन त्यौहार है थोड़ा सा हम जान लेते हैं। मेघालय से संबंधित कौन कौन त्यौहार है, ठीक है। तो पहला है नौक्रेम उत्सव। कौन है? नौक्रेम उत्सव। और दूसरा है आपका वांगला उत्सव। दूसरा क्या है? वांगला उत्सव। तो यहाँ पे 2 फेस्टिवल आपको बताया गया है। तो मेघालय में 2 फेस्टिवल कौन कौन? नौक्रेम उत्सव और वांगला। और यार ऐसे घर जाइए या अभी आप घर में हैं तो आराम से आप गूगल में सर्च मार सकते हैं नौक्रेम फेस्टिवल रिलेटेड टू विच स्टेट, या वांगला उत्सव का संबंध किस राज्य से है, तो आपको समझ में आ जाएगा किस एग्जाम का प्रीवियस सवाल है। तो ये मेघालय। तो यही 2 उत्सव है और भी कई सारे उत्सव मनाया जाता है किस ऋतु में? ऑटम में। इसीलिए अलग से कैलेंडर जारी कर दिया, किसके द्वारा? मेघालय सरकार के द्वारा। तो आपके एग्जाम में ऐसी भी आ सकता है कि हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऑटम कैलेंडर किस राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मेघालय सरकार। चलिए हम मेघालय के बारे में और अच्छे जानते हैं, मेघालय के बारे में और अच्छे जानते हैं। इसे राज्य का दर्जा दिया गया 21 जनवरी 1972 को। यानी आप बोल सकते हैं कि मेघालय का स्थापना दिवस कब होगा? 21 जनवरी का होगा। अगर सीएम का नाम ले, चीफ मिनिस्टर का नाम लेकिन मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो है कॉनराड संगमा। कौन है? कॉनराड संगमा नाम है। तो यार सर मेघालय के सीएम का नाम क्या है? कॉनराड संगमा।
और ये राज्य कब बना? 21 जनवरी 1972 को। अगर हम विधानसभा सीट का बात करें, अगर विधानसभा का सीट का बात करें तो विधानसभा सीट यहाँ पर है आपका 60। वहीं लोकसभा जो सीट है, लोकसभा जो सीट है वो है आपका 2। और राज्यसभा सीट, राज्यसभा सीट जो है वो है आपका 1। वो क्या है? वो है आपका 1। तो याद रखना है सर। और आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पर एक नदी है, मेघालय में आपका एक नदी है जिसका नाम है उमनगोट नदी। कहा जाता है सर ये संसार की सबसे स्वच्छ नदी है। अब बहुत सारा रील्स में देखे होंगे कि एक नाव है, नाव पे इंसान बैठा हुआ है और नीचे ट्रांसपेरेंट है, यानी आपको पारदर्शी दिख रहा है, पत्थर मछली सब दिख रहा है। वो जो नदी का सीन होता है वो यही नदी का सीन होता है जिसका नाम क्या है? उमनगोट नदी। ये कहाँ पड़ती है? ये मेघालय में पड़ती है, ये मेघालय में पड़ती है। तो चलिए, तो मेघालय सरकार ने पर्यटन विभाग, मेघालय सरकार की पर्यटन विभाग ने कौन सा कैलेंडर जारी किया? ऑटम कैलेंडर जारी किया। ऑटम मतलब क्या होता है? शरद ऋतु होता है, ना गर्मी ना तो ठंडा। सितंबर से अक्टूबर के मंथ में ऑटम कहते हैं। मेघालय में जो प्रसिद्ध त्यौहार है वो है नौक्रेम उत्सव और वांगला उत्सव। सीएम का नाम है आपका कॉनरेड संगमा। विधानसभा सीट है 60, लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1। जो सबसे सबसे स्वच्छ नदी है उसका नाम है उमनगोट नदी। और राज्य कब बना? 21 जनवरी 1972 को ये राज्य बना। और यार ऐसे प्राकृतिक संसाधन से परिपूर्ण है कौन? मेघालय। मेघालय के बारे में कहा जाता है कि विश्व का सबसे ज़्यादा जो बारिश होता है वो आपका मानसी ग्राम में होता है, जो कहाँ है? आपको मेघालय में नजर आएगा। ऊपर से यहाँ पर एक ऐसा जगह है मानसी ग्राम में जहाँ रबड़ के जड़ से, यानी रबड़ का जो पेड़ होता है उसके जड़ से एक पुल का निर्माण हुआ है, एक पुल का निर्माण हुआ है जिस पर इंसान जा सकता है, जिस पर इंसान जा सकता है। तो दिलचस्प बात यह है कि आज मेघालय के बारे में पढ़ाएं और आज ही मेघालय का टिकट काटे हैं। मेघालय तो प्रॉपर कोई ट्रेन जाती नहीं है, तो पहले जाया जाएगा गुवाहाटी। गुवाहाटी से आपका कैब मिलके आपका 3-4 घंटा में आप जा सकते हैं। तो वही प्लान किए हैं, अब देखिए जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं। टिकट आज ही बुक किए हैं मेघालय का। तो समझ में आ गया आपको। तो मेघालय प्राकृतिक संसाधन से, प्राकृतिक दृष्टि से परिपूर्ण राज्य है। कौन? मेघालय। चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना पीडीएफ भेज दिया जाएगा। खासकर सर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ये दोनों उत्सव, ये दोनों उत्सव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पे सवाल क्या है। हाल ही में उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी नॉर्थ ईस्ट एरिया बास्केटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन किस राज्य में किया? यानी नॉर्थ ईस्ट में, आपको पता है सर, नॉर्थ ईस्ट में यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भारत के 7 राज्य हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग 7 सिस्टर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर बोलते हैं। यही 7 राज्य को हम लोग 7 सिस्टर बोलते हैं। तो सातों राज्य के जो बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं उनका चैंपियनशिप करवाया जाएगा 2025 में। इसका आंसर जो है वो है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, वहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा। और 7 सिस्टर में कौन कौन आता है? आपको पता है सर 7 सिस्टर में कौन कौन आता है? बड़ा आसान है। सबसे बड़ा तो भाई असम है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, हाँ, और लास्ट है नागालैंड। ये सब मिलाकर हम लोग 7 सिस्टर बोलते हैं। तो जो पूर्वोत्तर राज्य में हो रहा है आपका बास्केटबॉल चैंपियनशिप जो हो रहा है अगरतला की राजधानी, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में इसका आयोजन यहीं हो रहा है। तो इसका आयोजन त्रिपुरा में हो रहा है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। चलिए अब हम जानते हैं किसके बारे में? त्रिपुरा के बारे में। ऐसा सा जानकारी जो इंटरेस्टिंग तो हो ही हो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। इस राज्य की स्थापना हुई 21 जनवरी 1972। तो यार है सर, त्रिपुरा और मेघालय का स्थापना दिवस सेम है। कब? 21 जनवरी। दोनों का साल भी सेम है, 21 जनवरी 1972। यानी त्रिपुरा मेघालय एक साथ राज्य बना। चलिए ठीक है। त्रिपुरा के जो वर्तमान में सीएम है उसका नाम है मानिक शाह। उसका नाम क्या है? मानिक शाह नाम है त्रिपुरा के सीएम। और याद रखना है कि त्रिपुरा 84% बांग्लादेश से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है।
यानी आप कह सकते हैं कि है तो ये इंडिया में, लेकिन मात्र 16% इंडिया से घिरा हुआ है और 84% किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो सोचिए 84%। इसीलिए त्रिपुरा की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो है बंगाली। वो क्या है, बंगाली। आमतौर पर बच्चा सोचता है कि पश्चिम बंगाल की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो बंगाली है, लेकिन एग्जाम में सवाल आता है कि पश्चिम बंगाल के अलावा किस राज्य की आधिकारिक भाषा जो है वो बंगाली है, वो कौन है, त्रिपुरा। तो आप समझ में आया त्रिपुरा का बंगाली भाषा क्यों है, क्योंकि 84% जो है ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो सर्वाधिक बांग्लादेश से कौन सा राज्य घिरा हुआ है, प्रतिशत का अगर बताया जाए तो वो कौन है, त्रिपुरा 84% है। और यहाँ की भाषा, आधिकारिक भाषा क्या है, बंगाली। चलिए यहाँ का जो विधानसभा सीट है, बीएस कर लेते हैं, विधानसभा सीट है 60। और यार सर मेघालय का भी विधानसभा सीट क्या था, 60। लोकसभा सीट है आपका 2, और यार है मेघालय का भी कितना था, 2। राज्यसभा सीट है 1, और मेघालय का भी राज्यसभा सीट क्या था, 1। यानी मेघालय और त्रिपुरा का लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा क्या है, सेम है। स्थापना दिवस सेम है, स्थापना का साल भी क्या है, सेम है। और आपको पता है सर त्रिपुरा में 500 सालों तक एक वंश ने राज किया। इसका जानकारी पढ़ाया डिटेल से नहीं जाता है, क्योंकि केवल त्रिपुरा तक, वहीं मुगल जो है उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, तो मुगल है, दिल्ली सल्तनत है, मराठा फेमस है। वहीं नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारा ऐसा वंश है जिन्होंने बहुत लंबे समय तक राज किया, लेकिन उनका नाम कहीं भी वर्णन नहीं है। तो त्रिपुरा में 5 साल तक वंश जो राज किया है उसका नाम था आपका मानिकी वंश। वंश का नाम क्या था, वानिकी वंश, मानिकी वंश था। और इन्होंने सर अगरतला में एक महल बनाया था, और महल का नाम बड़ा प्यारा है, ठीक है। महल का नाम है उज्जयंता महल। महल का नाम है उज्जयंता महल। और आपको पता है ये पहचान है आपके त्रिपुरा की। त्रिपुरा की राजधानी जो अगरतला है, अगरतला में ही उज्जयंता महल स्थित है। और कहा जाता है सर वर्तमान में ये म्यूजियम बन गया है। और यार है सर नॉर्थ ईस्ट यानी 7 सिस्टर का सबसे बड़ा म्यूजियम यही है। पहले महल था जिसे बाद में म्यूजियम बना दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा म्यूजियम यही है, जिसका नाम क्या है, उज्जयंता महल, उज्जयंता म्यूजियम आप बोलिए। कहाँ है, अगरतला में। अगरतला किसकी राजधानी, त्रिपुरा का। तो अगर आप मेरा बात मानते हैं तो आप एक बार सर्च मारिए, अभी तुरंत लिखिए उज्जयंता पैलेस कहाँ पर स्थित है, ठीक है, सर्च मार लिए। और आप देखिए सर किस एग्जाम का सवाल है, पहला में टच कीजिए, आप बताइए किस एग्जाम का सवाल है। तो आप पाइएगा एसएससी ग्रेजुएट लेवल 2020 का ही प्रीवियस सवाल है। सवाल क्या था, उज्जयंता पैलेस किस राज्य में है, उज्जयंता पैलेस किस राज्य में है। जो मेरे पर विश्वास करता है उस वो सर्च मारा होगा और देखा होगा कि हाँ ये सवाल, जबकि ये सवाल आज तक आप कहीं पढ़े नहीं होंगे, आज तक पढ़े नहीं होंगे। तो करंट अफेयर को बच्चा करंट अफेयर ही समझता है कि करंट अफेयर है, क्या जानना बहुत बोरिंग लगता है। लेकिन आप जब इस तरह पढ़ते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं, तो आपको करंट अफेयर में भी मजा आने लगता है। लेकिन एक समय के बाद जो आज पहली बार कर सकता है, कर रहा होगा, हो सकता है उसको बोर लग रहा हो, लेकिन जो बहुत लंबे समय से कर रहा है, मेरा 10-12 वीडियो देख रहा है, तो उसको मजा आने लगा होगा। तो यार है सर कि मानिक वंश ने अपने राजाओं को रहने के लिए एक महल बनाया था जिसका नाम है उज्जयंता महल, जो कि कहाँ है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में है। अभी तो ये म्यूजियम भी बन चुका है और पूरे 7 सिस्टर का सबसे बड़ा म्यूजियम यही है। कौन, उज्जयंता महल। तो उज्जयंता महल कहाँ है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में है। तो आप आराम से इस सवाल को फिर से देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर पूर्वी बास्केटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो इसका आंसर क्या था, त्रिपुरा। और त्रिपुरा की राजधानी कहाँ, अगरतला। तो ये सवाल से आगे बढ़ते हैं। अब अगला पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेने का मन हो, स्क्रीनशॉट आराम से उसको देख लीजिए क्या क्या बताया गया है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। हाँ अब ये सवाल ठीक है। और यार है सर सितंबर में, अक्टूबर में जो भी आपका, सितंबर में जो भी आपका दिवस था, महत्वपूर्ण दिवस था, आपको सब बताया गया है, आपको सब बताया गया है, एकदम भूलना नहीं है। तो अब ये सवाल क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे किस तिथि को मनाया गया था। और जो वो वीडियो दिखा, इसे पुराना वाला करंट अफेयर क्लास दिखा है, उसमें हम सितंबर का हर इंपॉर्टेंट डे है उसको डिस्कस कर चुके हैं। तो बताइए 5 सितंबर नहीं, 10 सितंबर नहीं, 15 सितंबर नहीं, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो होगा 8 सितंबर। ठीक है। तो ये किस संस्था के द्वारा बनाया जाता है, यूनेस्को के द्वारा बनाया जाता है। यूनेस्को ने 1966 में घोषणा किया था कि शिक्षा के महत्व को बढ़ाने के लिए, शिक्षा जो होना चाहिए केवल अक्षर का ज्ञान नहीं होना चाहिए, अपने अधिकारों का प्रयोग करना भी क्या है, एक तरह का साक्षरता है। अगर केवल आप डिजिट पढ़ लिए, क ख को पढ़ना आ गया, एबीसीडी पढ़ना आ गया, इंग्लिश पढ़ना आ गया, लेकिन अगर आपके अधिकारों का ज्ञान नहीं है तो आप विश्वास मानिए यूनेस्को के अनुसार आप साक्षर नहीं है। और सही बात है, आप साक्षर सच में नहीं है। तो घोषणा किया गया मनाने का 1966 में, और पहली बार ये मनाया गया 1967 में। और यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो है आपका है पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस है। तो ये कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को मनाया जाता है। और इसका 2025 में इसका थीम क्या था,
थीम क्या था? तो थीम बड़ा प्यारा है सर, थीम बड़ा प्यारा है। थीम था आपका प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। डिजिटल एरा, अगर हिंदी में बात करें तो डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। आपको पता है सर, अब सारा कुछ डिजिटल हो गया है, अब सारा ऑनलाइन हो गया है, इसीलिए थीम भी बड़ा सोच समझ के रखा गया है यूनेस्को के द्वारा। तो 2025 का अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का थीम क्या है? वो है प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। किस संस्था के द्वारा मनाया जाता है? यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। ये मनाने की घोषणा कब की? 1966 में। और पहली बार कब मनाया गया? 1967 में पहली बार मनाया गया। चलिए अब आते हैं आखिरी सवाल पे। आखिरी सवाल जो है उस आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल में से एक है। सवाल को गौर से पढ़िए, सवाल को गौर से पढ़िए, आपको क्या नजर आ रहा है? सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ऑपरेशन सिंदूर, आपको पता है सर, बच्चा बच्चा जानता है ऑपरेशन सिंदूर क्या है। तो पाकिस्तान पर हमला जो किया गया है, वहाँ आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया गया है, उसका नाम दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, क्या? ऑपरेशन सिंदूर। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? इसके लेखक जो है वो हैं KGS ढिल्लोन। इसके जो लेखक है वो कौन है? KGS ढिल्लोन है। थल सेना के अध्यक्ष यही है वर्तमान में, थल सेना के प्रमुख, थल सेना प्रमुख यही आपका कौन? उपेंद्र द्विवेदी। इन्होंने ही इसका विमोचन किया था, इनोग्रेशन किया था, जो लिखा गया था किसके द्वारा? KGS ढिल्लोन के द्वारा। तो ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक का लेखक कौन है? KGS ढिल्लोन। और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपको पता होना चाहिए सर, पुलवामा जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, पुलवामा अटैक हुआ था। कब हुआ था बता सकते हैं? पुलवामा अटैक हुआ था 22 अप्रैल। ये डेट भूलना नहीं है सर, ये वही तारीख है जब पाकिस्तान ने बुजदली दिखाया था और जो बेगुनाह जो पर्यटन थे उस पर गोलीबारी चलाया था। और ये घटना कब हुआ? 22 अप्रैल 2025 में। और भारत सरकार ने इसका जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर से। भारत सरकार ने जवाब दिया इसका ऑपरेशन सिंदूर से, ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ? तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है, 7 मई 2025। तो ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया गया, क्या नहीं किया गया, किसने डिसीजन दिया, किसने डिसीजन नहीं दिया, कितना रॉकेट मारा गया, कितना रॉकेट नहीं मारा गया, ये सब ये पुस्तक में लिखा हुआ है, जिसका नाम क्या है? ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर के लेखक कौन है? KGS ढिल्लोन। इसका विमोचन किसने किया था, इनोग्रेशन किसने किया था? उसका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? थल सेना प्रमुख है। और पुलवामा अटैक कब हुआ था? 22 अप्रैल 2025 को। और ऑपरेशन सिंदूर कब लिखा गया, ऑपरेशन सिंदूर कब किया गया? वो है आपका 7 मई 2025 को। तो उम्मीद करते हैं आपका आज का क्लास समझ में आया होगा। और यार ये सर कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें कि आज का क्लास कैसा लगा, और जो भी सवाल किया गया है आप कमेंट बॉक्स में दें। और जो भी आपको सर्च मारने कहा गया है तो सर्च जरूर मारें, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो क्लास है बहुत सोच समझ के लिया गया है, बहुत प्रिपेयर करके आते हैं, तब आपको यहाँ पर क्लास लेते हैं। और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। और आपको स्ट्रैटेजी में जो भी टॉपिक चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको। समय रहते जल्द ही आपको उस पर वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज से वही समाप्ति, धन्यवाद।